नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा सिंह और आप देख रहे हैं बातचीत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ खबरों का हिस्सा नहीं बल्कि खुद इतिहास के काफी करीब रहे हैं। भारत के सीनियर जर्नलिस्ट अभिज्ञान प्रकाश, जिन्होंने सिर्फ न्यूज रूम से नहीं बल्कि देश के पावर कॉरिडोर से सबको देखा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी रहे अभिज्ञान ने जर्नलिज्म को सिर्फ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे समझने और समझाने का जरिया बनाया। राजनीति हो या राष्ट्रीय मुद्दे, और साथ ही बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ उनका अनुभव, उनकी कहानियां ग्राउंड से ग्लैमर तक जाती हैं। आज बातचीत में हम उनसे बात करेंगे उनके सफर पर, उन यादों पर जो इतिहास का पन्ना बन चुके हैं और उन नजरियों पर जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास बातचीत अभिज्ञान प्रकाश के साथ। तो सर, सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि आपने 23 साल की उम्र से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा और आपने शुरुआत ही पीएमओ कवर करने से किया है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे को पता है सर, इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ ही नहीं किया है। ये मेरे को लग रहा है ये सच बात है। तो टेलीप्रॉम्प्टर में ना हिंदी में, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, मैंने काफ़ी सारे ऐसे जर्नलिस्ट देखे हैं जिनके टेलीप्रॉम्प्टर पे अगर करंट प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मर लिखा हुआ है वो ही रीड कर देंगे। हाँ, वो टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर बहुत सारे बवाल भी होते हैं न्यूज़ रूम। आपने कैसे अपने आप को इतने बड़े पत्रकारिता इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश किया विदाउट गोइंग टू जर्नलिज्म स्कूल, विदाउट एवर यूजिंग टेलीप्रॉम्प्टर, विदाउट, एंड दैट टू स्टार्टेड ऑफ एट सच अ यंग एज लाइक 23? हाँ, आई स्टार्टेड ऑफ इवन अर्लियर, 23 साल से पहले ही आई स्टार्टेड ऑफ, लेकिन मेन स्ट्रीम आप मान सकते हैं। बेसिकली आई लर्नड ऑन द जॉब, बिकॉज वो जॉब उस समय मैं बहुत पैशनेट था उसके लिए, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो जो भी था मुझे ये पता था कि ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था। बहुत मुश्किल हालात से मैं आया था और काम करना ही करना था, कोई चॉइस नहीं थी। मालवीय नगर में एक एस्बेस्टस शीट की बरसाती में रहता था, तो कोई चॉइस नहीं थी। तो इसलिए जो मजबूरियां जिस तरह से बनी उसने पैशन में उनको कन्वर्ट कर दिया। तो जो काम मिला वो मैं करता चला गया। शुरुआत अंग्रेजी से की नेचुरली, और बहुत कम लोग जानते हैं मैं एक ट्रेन क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ। और जो जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक सबसे पहले जुड़ा वो जुड़ा म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पे लिखते हुए। और उसके बाद मैं दिल्ली आया और सबसे पहला काम मैंने एडवर्टाइजिंग में किया एज अ कॉपी राइटर, बहुत कम एज में। और वहीं एडवर्टाइजिंग में किसी ने मुझे देखा और बोले कि टेलीविज़न में आओ। फिर मैंने कहीं टेलीविज़न में थोड़ा सा काम किया और फिर किसी और ने देखा और वो मुझे आपको सर देखते और आपको बड़े बड़े ऑफर। मैंने ये भी सुना है कि आपको मूवी का भी ऑफर आया है। हाँ, मूवी का भी ऑफर आया था। उस समय मैं बहुत पैशनेट था चूँकि जर्नलिज्म को लेके, लेकिन हाँ, बट बहुत सीरियस और बहुत बड़े फिल्म मेकर्स से मुझे एक्टर बनने का ऑफर आया था। और एक तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट कन्विंस कर दिया था मुझे कि नहीं, आप करो, ये फिल्म आप करो और 6-7 हफ्ते का टाइम निकाल के आप शूट करो। बट उस समय फिर एक दो और ऑफर्स आए मुझे मूवीज़ के, और बड़े सीरियस ऑफर्स थे, बड़ी फिल्में थी, छोटे ऑफर्स नहीं थे ये। आपका बहुत अच्छा आपके रिलेशंस रहे हैं पॉलिटिक्स के अलावा, बॉलीवुड में भी आपने काफी सारे शोज किए अमिताभ बच्चन के साथ। हाँ। और भी बहुत सारे सिनेमा के सितारों के साथ। आपको मतलब आप कैसे बैलेंस बना पाते हैं पॉलिटिक्स की दुनिया? और आप लोग मुंबई में जब आपने तेलगी स्कैम, मेरे को लग रहा है आपने जब कवर किया था, उस टाइम के दौरान आप लोगों के, हाँ, हमारी टीम ने उसको ब्रेक किया था। संजय सिंह हमारे रिपोर्टर थे, बहुत प्रेशर था तेलगी के समय, क्योंकि वो इतना बड़ा स्कैम था और उसकी भी अपनी कहानियां हैं, उसकी भी अपनी घटनाएं हैं कि कैसे तेलगी खुला और कैसे वो, उससे हमने NDTV का चैनल शुरू किया था। तो बैलेंस बनाने का बेसिकली है कि आप उसको एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए। तो पॉलिटिशियन एक अलग सब्जेक्ट है, फिल्म स्टार एक अलग सब्जेक्ट है। अब दोनों को चूंकि मैं बड़े करीब से जानता था और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी बहुत करीब से देखा मैंने, तो आप मेंटली ये तय कर लेते हैं कि इनको आपको किस तरह से ट्रीट करना है, और अपना एक सेल्फ कंफर्ट लेवल आप बना लेते हैं। और साथ में फिर आप ये ट्रीट कर लेते हैं कि आपको पॉलिटिशियन को कैसे उस सब्जेक्ट को ट्रीट करना है।
तो ये आप साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। दैट्स हाउ आई डिड इट। आई डोंट नो बाकी लोग कैसे करते हैं, बट अच्छा ये भी नहीं था कि आपको कोई बॉलीवुड वाला है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा बनने की ज़रूरत है। नहीं, आप उनसे भी सवाल पूछिए। मैं अभी आपके साथ इसी बारे में आने वाली थी कि सर इतने बड़े बड़े जब कनेक्शंस हो जाते हैं, पूरे टाइम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पॉलिटिशियंस, हैविंग लेट नाइट फ्रेंडली टॉक्स which we have seen journalists having with politicians and celebrities from Bollywood. तो क्या आपको लगता है कि आज के जनरेशन में भी जो चेंज आया है पत्रकारिता में, वो प्रेशर बॉलीवुड का हो या वो प्रेशर पॉलिटिक्स का हो, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उस जनरेशन से लेकर आज तक में? क्या आपको लगता है कि आज के जर्नलिस्ट उस प्रेशर में ज्यादा आ गए हैं? क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आपको भी काफी प्रेशराइज किया गया होगा। ये तो बिल्कुल ये सब्जेक्टिव है, जो आप पूछ रहे हैं सवाल, ये बिल्कुल ही सब्जेक्टिव है। अब अगर आप प्रेशर में आना चाहेंगे तो फिर डे वन से आप प्रेशर में आएंगे ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस प्रेशर पे आना चाहते हैं या नहीं। अगर आप उस प्रेशर में आना चाहते हैं तो आप डे वन से आएंगे। तो ये आपकी सोच क्या है, आज की जनरेशन क्या सोचती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो प्रेशर में आ रहे हैं तो फिर उनकी सोच जो है वो अलग किस्म की है। हम लोगों की सोच पहले दिन से ऐसी थी कि डजंट मैटर, अगर हमारे सामने प्रोफेशनली कोई बैठा है तो वो, हम एक पत्रकार है, हम एक जर्नलिस्ट हैं और हमारे लिए वो एक सब्जेक्ट मैटर है, तो हम उसको उसी प्रोफेशनलिज्म से ट्रीट करेंगे। अगर आप उस दबाव में आना चाहते हैं और अपने मन में पहले से वो दबाव आप बना लेंगे तो नेचुरली आप उस दबाव में आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्या आपको दबाव दिया गया है सर? हाँ, 50,000 बार, एक बार नहीं, मतलब कितने दबाव होते हैं, कितने इश्यूज, कितने डिबेट में वॉकआउट्स हुए हैं, कितने झगड़े हुए, कितने लफड़े हुए। तो आपके ऊपर है कि आप उस प्रेशर को कैसे लेते हैं। आपका तब माना जाता है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत करीबी थे। जी। आपके अभी भी शायद उनके परिवार वाले आपके अभी भी जानने वाले हैं। जी। अभी भी रिलेशंस आपके हैं। तो उस टाइम के प्रेशर को, मतलब as a young journalist, I want to know, a lot of people want to know, how did you deal with such big political pressure as well as pressure from the cinema industry and from businessmen? देखिए, बड़ा क्लियर होता है। मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं, ये आप आज के जर्नलिस्ट और तब के जर्नलिस्ट, ऐसा नहीं कोई मेरी कोई बड़ी उम्र हो गई है कि मैं रिटायरमेंट एज में जा चुका हूं। मैं आपको फ्रैंकली बड़ा क्लियरली बता दूं, ये सिर्फ आप इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के ऊपर बहुत क्रिटिकल स्टोरीज की और मैं आपको आज बताना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के जरिए कि प्राइम मिनिस्टर खुद मुझसे स्टोरी डिस्कस करते थे देखने के बाद, खुद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल सर जी। तो आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आपने प्राइम मिनिस्टर देखा और आप बिल्कुल ही लेट गए तो उसके लिए मैं नहीं जिम्मेदार हूं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कैसे उसको ट्रीट करना चाहते हैं। तो आप क्रिटिकल भी हो सकते हैं और आप बहुत अच्छे रिश्ते भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि पॉलिटिशियन हो या सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, वो बहुत अच्छी तरह से समझता है, वो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। उनको पता है कि कौन जर्नलिस्ट कैसा है, कौन प्रेशर में आएगा और कौन प्रेशर में नहीं आएगा। तो वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत सयाने होते हैं, तो उनको पता होता है किससे कैसे डील करना है। वो वहां तक नहीं पहुंच जाते ऐसे। उनको भी अच्छे से मालूम होता है कि कौन प्रेशर में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो अगर आप उस प्रेशर को नेगेट कर सकते हैं, उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। ये कहना कि जबरन आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, ये गलत बात है, क्योंकि प्रेशर तब तक ही आएगा जब तक आप लेने के लिए उसको तैयार बैठे, और जो आज के युग में मुझे लगता है ज्यादा लोग तैयार बैठे। आपने अभी एक हमें बात बताई कि अटल बिहारी वाजपेयी जी आपसे पर्सनली आके स्टोरीज डिस्कस करते थे। कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? क्योंकि आजकल के लोगों ने ज्यादा देखा है। मतलब वो पॉलिटिशियंस में मेरे लिए तो ट्रू स्टेट्समैन और बेहद शालीन व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति, हमेशा खिलखिला के मुस्कुरा के, वो मजाक मुझे विज्ञान शाकुंतलम बुलाते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, हाँ, अटल जी के कहने की स्टाइल थी मुझे। हाँ जी, विज्ञान शाकुंतलम बुलाते थे। तो वो अखबार पढ़ते थे, सारी जानकारी रखते थे। तो ऐसा नहीं, अभी अशोक टंडन उनके जो मीडिया एडवाइजर है, उन्होंने उनके संस्मरण की एक किताब रिलीज की, तो उस दिन मैं गया था उस बुक रिलीज में, तो यही बात हो रही थी। तो बहुत अवेयर थे। वो टेलीविजन के व्यक्ति नहीं थे, वो थोड़ा साहित्यिक व्यक्ति थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो वो लेड बैक थे। टीवी का उनको उतना वो नहीं था। वो खुद भी जर्नलिस्ट थे। हाँ। लेकिन
वो आपकी क्रिटिकल से क्रिटिकल, एक बार मुझे याद है, मैं आपको एक घटना भी बता दूं 10 सेकंड के अंदर। यस यस। एक बार मैंने, आपको तो पता है कि अटल जी की सरकार 3 बार गिरी। हाँ जी। पहला नॉन कांग्रेस बड़ा कोएलिशन बनाने वो लोग पहले व्यक्ति थे। तो एक बार मैंने संडे प्रोग्राम के लिए जो एनडीटीवी पे आता था, आई थिंक राजदीप करता था, तो मैंने एक बड़ी स्टोरी की थी अलायंसेस पे कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन बनाते हैं तो उनकी संभवतः अलायंसेस क्या और कैसे हो सकती हैं। अब मेरा रोज का मिलना जुलना था, आना जाना था ही जब पीएमओ। हाँ जी। तो इतने उनका ऑब्जर्वेशन इतना माइन्यूट था कि वो मैं अगले दिन जैसे ही गया प्रमोद महाजन बीते वहां पर, और तुरंत अटल जी ने मुझे पकड़ा और हंस के बोले, अरे कल तो आपने पूरा गठबंधन बना दिया रात को। तो मैंने हंस के कहा, सर ये मेरा अपना असेसमेंट था। तो बोले हाँ नहीं, मैंने गौर से देखा और कुछ तो संभावनाएं हैं उसके अंदर। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। हाँ। इस तरह की उनका, और फिर मुझे उन्होंने बताया कि इसमें कहाँ पे आप अपनी स्टोरी में गलत साबित हो सकते हो, मतलब कि किससे बात हो रही है, किससे, एक इनफॉर्मल चैट जो होती है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे आपको बता रहा हूँ। तो ये सब कुछ उस समय इस तरह से होता था। अब आज होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब एक प्राइम मिनिस्टर आपकी अलायंसेस की स्टोरी पर डायरेक्टली आपसे रिएक्ट करता था। तो ये वैल्यू थी आपकी स्टोरी की और आपके जर्नलिज्म की। आपने सर 5 प्रधानमंत्रियों का मेरे को लग रहा है एरा देखा है। अटल सर हो गए, मनमोहन सरकार हो गई, मोदी सरकार तो देख ही रहे हैं, देवेगौड़ा जी की सरकार देख रही है। तो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो आपने खुद बताया कि पर्सनली आपसे डिस्कस करते थे सारी स्टोरीज, कट टू अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज नॉट गिवन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा, 5 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, 5 के अलग वही है, अलग बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास तो प्रपोजल भी आया था जब मेरी बेस्ट सेलर किताब फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस आ रही थी। उस समय प्रपोजल भी था कि आप एक किताब लिखिए वाजपेयी और मोदी की तुलना करते हुए। तो मैंने कहा था नहीं, मोदी जी पर किताब लिखने का भी समय नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से और लंबा रहेंगे, जो कि सही साबित हुआ। मैंने कहा जब उनका टर्म कभी खत्म हो रहा हो तब किताब लिखने का समय आएगा उनकी या वाजपेयी की तुलना करते हुए। लेकिन सच्चाई ये है कि सबके अलग अलग तौर तरीके थे और सबकी स्टाइल्स अलग थी ना। अब यूथ गवर्नमेंट में आप क्या लिखोगे, क्योंकि देवेगौड़ा खुद ही इतने कम समय के लिए रहे, उसके बाद आई के गुजराल आ गए। अटल जी के भी 6.5 साल में कितना उतार चढ़ाव है। 3 बार तो, सबसे पहले तो वो 13 दिन में गिरे, उसके बाद 3 बार उनकी कुर्सी गई, फिर उन्होंने बार बार वापसी की। कभी उनकी मेजॉरिटी की सरकार, अपने आप को, हाँ कभी उनकी मेजॉरिटी की सरकार नहीं आई। मनमोहन सिंह भी 10 साल कोएलिशन की सरकार के प्राइम मिनिस्टर रहे। अब मोदी को आप देखेंगे तो बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि मोदी अभी कोएलिशन में आए हैं। मोदी ने शुरुआत की अपनी पार्टी की फुल मेजॉरिटी के साथ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। बहुत दशकों से कोई सरकार की मेजॉरिटी नहीं आई थी, किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। तो इसलिए सबका तौर तरीका देखने का अलग है। और तो सबको मेरे हिसाब से एक मापदंड से आप सबको नहीं देख सकते, अलग अलग तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आपका कवरेज में कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा था? अटल सर की कवरेज हो गई और उसके बाद आपने बताया एक मनमोहन सरकार की, मनमोहन सरकार में भी आपने बहुत सारी स्टोरीज कवर की हैं। मेरे को लग रहा है कि जब ये टेलगी स्कैम हुआ था तब मनमोहन सरकार आने वाली थी, शायद आने ही वाली थी। 2004 में 2004 में। हाँ। तो आपका मतलब, क्योंकि 2 अलग पार्टीज हो गई, मैं मोदी सरकार को साइड करते हुए पूछना चाह रही हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस आपका अटल जी के साथ था और कैसा आपका मनमोहन जी के साथ था? दोनों ही था, मतलब तुलनात्मक अध्ययन। ऐसा मैंने कहा ना, दोनों सरकारें अलग थी, कोएलिशन थे, तो कोएलिशन में आपको खबरें ज़्यादा मिलती हैं। खबरों मिलने की आपको, अब आज के जर्नलिस्ट तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी बड़ा हैरान हुआ। मैंने एक कॉलम में किसी को लिखकर बताया कि बताइए जितने बीजेपी के आज के पत्रकार हैं और जितने बीजेपी के करीबी पत्रकार हैं, मैंने बीजेपी इतने सालों कवर की है, इतने करीब से इस पार्टी को बनते हुए उठते हुए देखा है, भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे तो आज के जर्नलिस्ट समझ में ही नहीं आता कि किसी को दूर दूर तक पता ही नहीं था कि नवीन साहब नए बीजेपी के अध्यक्ष बनने वाले। हम लोग तो टेलीफोन पर उसी नेता के घर से टेलीफोन करके हम स्टोरीज ब्रेक कर देते थे। तो
अब मुझे पता नहीं कि आज का सिस्टम क्या है, आज के जर्नलिस्ट क्या कैसे रिपोर्ट करते हैं, उनके एक्सेस क्या है, उनके सोर्सेस क्या है, लेकिन इंडिया टर्न न्यूक्लियर अटल जी के समय में वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। तो आप सोचिए हिंदुस्तान में कितने कम लोगों को पता होगा इस बात को, और वो स्टोरी मैंने फोन करके, फोनो लगा के एनडीटीवी पे ब्रेक कर दी थी कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तो मेरे को लगता है सर पोखरण का तो हाँ। वो सब, अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि उसमें क्या अलग था, तो अब मनमोहन सिंह का बिल्कुल तौर तरीका अलग था, वहां पर जो मीडिया एडवाइजर्स थे वो अलग थे, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग थी, कांग्रेस में मेरे बड़े अच्छे रिश्ते थे लोगों से, तो आपको वहां से भी खबरें मिलती थी। तो सब तौर तरीके अलग होते। किसी एक गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, सबका अलग अलग लोग होते हैं, की प्लेयर्स अलग होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से ही जर्नलिस्ट का काम होता है उनको डील करना या उनको अपना सोर्स बनाना या उनसे रिलेशन डेवलप करना। नहीं, मेरा ये जानने का मतलब था कि एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन के बीच में गैप, जैसे एक टाइम था ऐसा जो पत्रकारों को बहुत ऊंची नजर से देखा जाता था, बहुत रिस्पेक्टफुल नजर से भी देखा जाता था। वो रिस्पेक्ट चली गई है, वो रिस्पेक्ट तो चली ही गई है, और लोग जैसे एक सेलिब्रिटी स्टेटस देते थे पत्रकारों को पहले। इवन द सेलिब्रिटीज दे यूज्ड टू, दे रियली वांटेड टू क्लिक फोटोज विद द जर्नलिस्ट। हम लोग साथ कितनी बार हुआ है। They felt it to be a pride moment to be sitting and enjoying dinner with the journalists, whereas cut to now, अब agencies, media agencies are more like PR. They are chasing the politicians, और गैप बहुत बढ़ गया है मेरे को लगता है। जो आपने बोला कि एक स्टोरी हम बैठ के प्राइम मिनिस्टर तक डिस्कस करते थे, आज ऐसा ही आपने ही बोला कि नवीन जी बनने वाले थे और पता भी नहीं चला था किसी को, सीधा। अब वही है ना, मुझे नहीं पता ना आज के न्यूज रूम्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट कैसे हैं, उनको क्या ब्रीफिंग दी जाती है, उनके बॉसेस कैसे हैं, सिस्टम्स कैसे हैं, आई डोंट नो। 1.5 साल पहले तक सर आप भी मेन स्ट्रीम मीडिया में थे। नहीं, मैं तो कंसल्टेटिव अरेंजमेंट में था, एक एक्सपर्ट के तौर पर था और एक शो करता था, तो वो चैनल कैसे चलता है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। बट हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी चीजें मुझे अब यहाँ कहने की जरूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर चैनल के बारे में, बट बहुत सी चीजें मुझे देख के बड़ी अटपटी लगती थी, बड़ी अजीब लगती थी। तो भाई बेसिक सवाल आपका जो है उसका बड़ा फर्क क्या है, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। हमने जो काम किया उस जमाने में हमारी इज्जत ये थी कि पॉलिटिशियन हमसे बात करने में अपनी इज्जत समझता था। अब उसका उल्टा हो गया है। अब पत्रकार और सिस्टम मीडिया का हाथ पैर जोड़ता है पॉलिटिशियन के, कि पॉलिटिशियन उसकी कॉन्क्लेव में आ जाए, पॉलिटिशियन उससे बात कर ले, पॉलिटिशियन के हिसाब से वो पूरी कॉन्क्लेव बना दे। तो ये सब चीजें पूरी रिवर्स हो गई हैं। सही बात है सर। हमारे समय में उसकी एक अलग अहमियत थी, ये बिल्कुल रिवर्स हो गया है। तो अब तो उल्टा है, अब तो कोई साहब सब लोग इवेंट करते हैं, सब कॉन्क्लेव करते हैं, सब हाथ पैर जोड़ते हैं जा के। मुझे तो पता है सीईओज जाते हैं, संपादक जाते हैं, सब जाते हैं, मालिक जाते हैं, अरे सर आ जाइए, सर आ जाइए, तो हम आपके हिसाब से टॉपिक बना देंगे, हम आपके हिसाब से कार्यक्रम कर देंगे। तो वहाँ हम लोगों के लिए वो चीज़ नहीं थी, हमारे लिए तो वो खुद सोचते थे कि ये इंपॉर्टेंट है कि वो हमसे बात कर रहे हैं। बहुत ये जमीन आसमान का फर्क आ गया सर। अब जर्नलिज्म के रिकग्निशन की बात कर रहे हैं तो अवार्ड्स पे आते हैं। अभी हाल ही में भी बहुत सारे अवार्ड्स लॉन्च हो गए, एक्सचेंज फॉर मीडिया के अवार्ड्स। आप उस जनरेशन में हैं जहाँ पे आपके कवरेज को, आपने जो बोला संजय सिंह के साथ कवरेज आपने जो की थी टेलगी स्कैम की, उसको प्रेसिडेंट मेडल मिला था, एंड नाउ टुडेज अवार्ड्स how would you analyze the credibility of the award going down? Zero. मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। आपके शोज को तो इतने सारे अवार्ड्स मिले सर। सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी आपने जिनका नाम लिया उस परिवर्तन को, उनका भी अवार्ड मिला। मैं तो, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जिनमें जो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिले क्योंकि मैंने एक्चुअली कभी नॉमिनेशन भेजा ही नहीं, तो जिसमें बहुत कुछ नामी अवार्ड्स हैं। तो मैं इसको कोई बेंचमार्क कतई भी नहीं मानता। और अब फिर वही है कि मैं नाम लूंगा तो वो इंडिविजुअल अवार्ड्स पर क्वेश्चन होगा, लेकिन उनकी जो ज्यूरी होती है, उनको जो कोई उसमें कोई ज्योतिष तांत्रिक है, कोई जूते की फैक्ट्री है किसी के आगरा में, तो इस तरह तो पहले उनकी ज्यूरी देखिए। तो मैं
वाकई मतलब मेरा एक किस्म से आमिर खान टाइप का स्टैंड है, तो मैं तो जाता ही नहीं। जब एक्चुअली मुझे अभी एनडीटीवी के समय में भी याद है, जब एक्चुअली बोला गया मुझे क्योंकि जाना पड़ता है, ऑफिस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, तो बस उसी बार बार में गया। बाकी तो मैं जाने के भी हक में नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ सारे अवार्ड्स कैसे बने हैं, तो इनकी कोई वैल्यू मेरी नज़र में नहीं है। सर जर्नलिज्म के बॉम्बे के भी अवार्ड में जानता हूँ वो कैसे बने हैं, बनाने वाले भी मेरी आंखों के सामने कैसे उन्होंने बनाया था। तो ये कोई मतलब एक कल आप और हम मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं और एक अवार्ड उसमें लॉन्च कर देते हैं, उसमें क्या है। बट सर ये अवार्ड्स हो गए या डिबेट शोज हो गए, कब ये टैलेंट से हटके एक पीआर शो बन गए? कब आपने वो पूरा रेवोल्यूशन होते देखा है? आपने टीवी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश होते देखा है और उसका पूरा रेवोल्यूशन फ्रॉम अ वेरी क्वाइट एंड कामली न्यूज़ प्रेजेंटर रीडिंग द न्यूज़ टू नाउ the most loudest and debates पता नहीं, and मेरी even ये the सवाल का तो जवाब मेरे पास भी नहीं है कि ये चेंज रेवेन्यू की दिक्कत में समझ सकता हूँ, पैसे की दिक्कत में समझ सकता हूँ, पैसे का दबाव में समझ सकता हूँ, ये सारी बातें मेरी समझ में आती हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा तब्दीली तो ये आपको जो लोग चला रहे हैं न्यूज़ चैनल या कर रहे हैं उन्हीं से ये सवाल का जवाब पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे तो आज भी नहीं समझ में आया है। अभी आज भी बहुत अच्छे कुछ एंकर्स हैं, बहुत अच्छे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ही ख़राब है। लेकिन इतना क्यों सेल्फ प्रेशर आ गया, मीडिया ने अपने ऊपर ले लिया? अब ये तो भाई जो लोग चला रहे हैं उन्हीं से आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये तो मेरी भी समझ के बाहर है। इतनी क्या ज़रूरत थी झुक जाने की? आपके सर अब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। तो आपने बहुत सारी स्टोरीज कवर करी हैं अनगिनत, और इतने सारे इतने बड़े स्तर पे कवर हुई हैं और बहुत ज़्यादा रिनाउंड रही हैं वो सारी कवरेज। आप अपने एक्सपीरियंस से हमें, आपको क्या लगता है आपका बेस्ट एक्सपीरियंस इन कवरिंग अ स्टोरी क्या था? या तो एक ऐसी स्टोरी जिसको कवर करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा आप उत्सुक भी थे, और समथिंग विच वन देखिए, जर्नलिस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसेस तो हर तरह के होते हैं, बट जो डिफिकल्ट होती हैं स्टोरीज, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टोरीज दैट यू कवर्ड मे पाकिस्तान मैंने ट्रैवल किया है, वहाँ पे स्टोरीज मुश्किल थी। 26/11 मुश्किल था, क्योंकि 26/11 की शुरुआती स्थिति तो जब हम लोग पहुंचे थे तो बहुत ही ख़राब थी। मतलब इतने सारे जर्नलिस्ट और कैमरामैन बस नीचे लेटे हुए थे और वो आपको तो पता है खुले में फायरिंग हो रही थी। तो सोचिए हर जर्नलिस्ट के लिए, मैं अकेले नहीं, हर रिपोर्टर और कैमरामैन और प्रोड्यूसर के लिए किस लेवल का रिस्क रहा होगा। तो वो मुश्किल था। सुनामी मुश्किल था जब मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स पहुंचा, क्योंकि कभी समझ में नहीं आता था कि उसकी वेव्स सेटल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, एक नहीं है जो डिफिकल्ट स्टोरीज हैं। बट 26/11 के सर कवरेज को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। हाँ, आपका क्या स्टैंड है उस पे कि अभी मूवी आई है धुरंधर, उसमें भी काफ़ी हद तक इंडियन मीडिया का रोल दिखाया गया है 26/11 कवरेज का, कि कैसे कवरेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, टेररिस्ट को हेल्प की एक तरीके से। आपका क्या स्टैंड है उसमें, क्योंकि आप भी उस कवरेज का काफ़ी बड़ा हिस्सा थे? नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं इस व्यू से नहीं अग्री करता। कुछ चैनल्स जिन पर ये आरोप लगे तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। एनडीटीवी वाज वन ऑफ देम सर। तो हमारी जो कवरेज थी तो ऐसा कतई नहीं था कि जितना मुझे क्लियरली याद है कि ये आरोप के तहत हम आएंगे कि साहब हमने जो सो कॉल्ड आका थे पाकिस्तान में बैठे हुए जो पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहे थे, उनकी कोई मदद की हो। मैं ऐसा नहीं मानता। अगर वो आज इसको बहस उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, सबको हक है सवाल उठाने का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अपना ये ओपिनियन है। बकायदा उसमें मूवी में उस सीन भी दिखाए गए हैं और हम लोग भी काफी मूवी की ऑथेंटिसिटी पे तो आप ओरिजिनल कवरेज पर ही जा सकते हैं ना। अब मूवी तो आज धुरंधर आई है तो मैं रहमान डकैत के बारे में कब से जानता हूँ, मैं असलम चौधरी के बारे में कब से जानता हूँ। पर सर कवरेज में ये बात सच है कि काफ़ी सारे कवरेज में, इवन एनडीटीवी की कवरेज में दिखाया गया था कि कैसे कमांडोज नीचे उतर रहे हैं। वो विजुअल्स देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, सारे लोगों ने देखे हैं। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि वो नहीं दिखाना चाहिए था? और काफ़ी हद तक उन सारे इंसिडेंट, स्पेशली 26/11 के इंसिडेंट्स के बाद से
गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुई इस चीज़ के ऊपर और मीडिया कवरेज पे काफ़ी सारी चीज़ों में रोक भी लगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी गाइडलाइंस भी इशू की गई थी, आप ये नहीं दिखा सकते, आप वो नहीं दिखा सकते, तो उस कवरेज का बहुत बड़ा असर रहा है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप चूंकि अब आप 26/11 की डिबेट को बार बार ला रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडियन टेलीविजन को भी तो आपको समझना पड़ेगा ना। उसने कारगिल हुआ तो पहली बार वॉर देखी, तो आप पहले ये समझ, अब 26/11 जैसी घटना वो न्यूज रियलिटी टीवी जैसा था एक तरह से माहौल। तो इसी घटनाएं ही ऐसी होती हैं क्योंकि टेलीविजन उतना इवॉल्व नहीं हुआ था, वो सबके अपने दौर से वो गुजर रहा था। तो यही घटनाएं फिर आपको आगे के उदाहरण सेट करती है। जैसे आपने खुद कहा कि भाई सरकार ने बोला भाई ये कानून लाइए या ये तरीका करिए या ये गाइडलाइंस बनाइए या ऐसे करिए या ये कवरेज कैसे, तो आपको पहले समझना पड़ेगा ना। जब अर्थक्वेक आया गुजरात में, तो टेलीविजन को भी आपको देखना पड़ेगा कि न्यूज कैसेट्स के जमाने से इवॉल्व होकर ये प्रोग्रामिंग में आया, फिर प्रोग्रामिंग से इवॉल्व होकर हमने हिंदुस्तान का पहला 24 आवर न्यूज चैनल बनाया। तो जैसे आज डिजिटल अपने एवोल्यूशन से गुजर रहा है, तो उस समय टेलीविजन भी तो अपने एवोल्यूशन से गुजर रहा था। तो उस दायरे से 26/11 जैसी घटना तो पहले हिंदुस्तान ने कभी देखी नहीं थी। पहले कभी किसी ने ऐसी घटना ही नहीं देखी थी। तो आप उसके बाद आप सीखते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई टेलीविजन पे क्या दिखाया जा सकता है, क्या नहीं दिखाया जा सकता। तो ये मैं उसको एवोल्यूशन का प्रोसेस मानता हूँ। द कवरेज, फेयर इनफ सर। तो अब सर मैं आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड जरूर खेलना चाहूंगी। एक चीज जो आप परमानेंटली सारे न्यूज रूम से बैन कर देना चाहेंगे, वो क्या होगा? ऐसे लोग जो रिसर्च और नॉलेज पर काम नहीं करते, जो एजेंडे पर काम करते, ऐसे लोग नहीं चाहिए। आज का एक जर्नलिस्ट who is currently serving in the broadcast media, जिसे आप डीपली रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आप पब्लिकली कभी ये चीज़ बोलते नहीं हैं? नहीं, कोई भी नहीं। मैं न्यूज़ चैनल देखता ही नहीं, तो मुझे मालूम ही नहीं। मुझे न्यूज़ चैनल देखे हुए इतने साल हो चुके हैं, तो मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं किसी के ऊपर कमेंट कर ही नहीं सकता। सर मेन स्ट्रीम मीडिया में इतने साल गुजारने के बाद आपने नहीं, मैं नहीं देखता हूँ ना न्यूज़ चैनल, तो उसके लिए मैं क्या मतलब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती न्यूज़ चैनल देखने की। पर उसके पीछे कुछ मैं आता हूँ न्यूज़ चैनल्स में, जाता हूँ उनके प्रोग्राम्स में, बैठता हूँ रेगुलरली। आप काफी डिबेट्स में आते हैं, पर आप काफी हद तक अपने आप को अपनी दूरी बना ली है मेन स्ट्रीम मीडिया से। हाँ, नहीं दूरी तो नहीं बनाई है, इनफैक्ट मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कहीं पर कार्यरत नहीं हूँ, वो दूरी आप कह सकते हैं। तो ऐसा तो मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है ना, मैं कह दूं कि ये सबसे अच्छा है वो सबसे खराब है, बिल्कुल नहीं। और सर इंडियन जर्नलिज्म का सबसे ओवररेटेड वर्ड आपको क्या लगता है आज के टाइम पे? नैरेटिव। सबसे फटीचर और ओवररेटेड वर्ड है नैरेटिव। Why would you say so? इसलिए क्योंकि ये नैरेटिव के नाम पर पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है कि अब नैरेटिव ऐसा सेट हो गया है, नैरेटिव ऐसा सेट हो गया है। तो बजाय नैरेटिव के शोध कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, अपना नैरेटिव खुद बना लीजिए ना। और सर ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म का एक ऐसा ट्रेट जो आप आज के दौर पे वापस चाहेंगे कि सारे रिपोर्टर्स वापस पहले ही कहा, रिसर्च एंड नॉलेज। हम लोग घूमते रहते थे, पॉलिटिशियन से मिलते रहते थे, ब्यूरोक्रेट से मिलते रहते थे, हम खबरों के बीच में रहते थे। तब हम अपनी स्टोरी भी करते थे, शाम को स्टोरी भी लगाते थे और शाम को प्रोग्राम भी करके बैठते थे। और बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के प्रोग्राम करता था मैं। क्योंकि मुझे खबर मालूम होती थी, मुझे उसका बज़ मालूम होता था, उसकी लेयरिंग मालूम होती थी। तो इसलिए इतनी जरूरत नहीं थी कि हवा खड़ा हो जाएगा, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है सामने। तो अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं तो पहले बाहर तो निकलिए। सही बात है। सबसे बड़ी त्रासदी जो गिरावट की आई है वो है आउटपुट एडिटर्स बन गए संपादक, जो कभी जर्नलिस्ट थे ही नहीं, और सेल्समैन बन गए सीईओ। अब देख लीजिए मीडिया का क्या हाल हो गया। सही बात है सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आपने बहुत सारे अच्छे हमें इंसाइट्स दिए हैं, आपकी बहुत सारी कवरेज मैंने देखी भी है, एंड हम लोग तो बचपन से ही आपको देखते आए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस शो सर। थैंक यू सो मच।